पिछले भाग में आपने देखा सारा की बेटी नताशा अपनी मां को ढूंढते हुए उस बंगले में पहुंच जाती है जहां उसके माँ बाप मारे गए थे। यहां आकर वो अपने माता पिता को ढूंढना शुरू करती है। तभी एक मधुमक्खी आकर कान में उसका नाम पुकारती है और उसे अपने साथ बेसमेंट की ओर ले जाती है। बेसमेंट में एक कमरे में जाकर नताशा के हाथ इंस्पेक्टर की एक फाइल लगती है जो कभी इस बंगले में गायब हो रहे लोगों का पता लगाने के लिए यहां आया था, जिसमें उसे इस बंगले के पास्ट के बारे में पता चलता है। अब आगे विलियम के गायब होने के बाद उसकी पत्नी से काफी सख्ती से पूछताछ की गई, लेकिन मैरी कुछ भी बताने की हालत में नहीं थी। ऐसा लगता था जैसे उसका मानसिक संतुलन ठीक ना हो। उस दिन के बाद विलियम का जिंदा या मुर्दा कोई सुराग नहीं मिला। इस हवेली में भी फिर वो कभी लौट कर नहीं आया। अपनी पत्नी के साथ भी कभी किसी तरह का कोई संपर्क रखने की कोशिश नहीं की। पुलिस ने हफ्तों महीनों तक इस बंगले की निगरानी करी, लेकिन ऐसा कोई सुराग नहीं मिला जिससे विलियम के बारे में कुछ पता चल सके। बरसों बीत गए और फिर एक दिन मारिया अपनी बच्ची को लेकर लौटकर इस हवेली में वापस आई। क्यों आई हो तुम यहाँ? लौट जाओ, मैंने कहा लौट जाओ यहाँ से। क्या हुआ माँ? ऐसा क्यों कह रही हो? इतने सालों के बाद मैं लौट कर आई हूँ। तुम्हें खुशी नहीं हुई अपनी बेटी को देखकर? नहीं, कोई खुशी नहीं हुई। जाओ यहाँ से, वो तुमको भी मार देगा जैसे तुम्हारे बाप को मार दिया। कोई नहीं बचेगा। किसने मार दिया माँ? मुझे बताओ, कौन थे वो लोग? तुमने देखा पापा को किसने मारा? जाओ तुम यहाँ से, मैंने बोला ना जाओ। मुझे अभी भी उसकी चीखों की आवाज सुनाई दे रही है। ये देखो, ये खून लगा है ना मेरे हाथों में। ये जाओ यहाँ से, जाओ। माँ को पागलों की तरह चीखते चिल्लाते और फूट फूट कर रोते देखकर मारिया को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसकी माँ के साथ क्या हो रहा है। इसलिए वो माँ के साथ रुकने का निर्णय ले लेती है। आधी रात का समय था। कमरे में भरते हुए धुएं से अचानक ही मारिया की नींद टूट जाती है। मारिया ने आंखें खोली तो देखा उसके कमरे में चारों तरफ धुआं ही धुआं भरा हुआ था और बिस्तर से उसकी बच्ची गायब थी। मारिया को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो दौड़ते हुए माँ के कमरे में पहुंची, लेकिन माँ भी अपने कमरे में नहीं थी। अनिष्ट की आशंका से मारिया का दिल दहल रहा था। पूरे बंगले में मारिया अपनी बेटी ईशा को पुकारते हुए घूम रही थी, लेकिन ईशा का कहीं पर भी कोई पता नहीं लग पा रहा था। अपनी बेटी को ढूंढते ढूंढते अंत में मारिया बंगले के बेसमेंट में पहुंच जाती है। वहां जाकर उसने देखा उसकी मां जमीन पर एक हवन कुंड में आग जलाकर उसके सामने बैठी हुई है। उसने बड़ा सा काला टीका लगा रखा था। उसके बाल खुले थे और कुछ अजीबोगरीब से काले वस्त्र भी पहन रखे थे। मारिया को अपनी माँ कुछ बदली बदली सी नजर आ रही थी। जब उसने माँ के बगल में अपनी बच्ची को बेहोश लेटे हुए देखा तो उसका दिल धक से रह गया। माँ, ये क्या कर रही हो तुम? ये क्या हो रहा है यहाँ पर? क्या करने वाली हो मेरी बच्ची के साथ? मैंने कहा ना तुम जाओ यहाँ से, बीच में मत रोको। तुम मेरी माँ नहीं हो सकती। लोग ठीक कहते थे कि तुम अब वो औरत रही ही नहीं। कुछ हो गया है तुम्हें। छोड़ दो मेरे बच्चे को। क्या किया तुमने उसके साथ? मैरी मारिया को एक जोर का धक्का देती है जिससे मारिया दूर जा गिरती है। पागल हो गई हो तुम मेरी माँ हो ही नहीं सकती। मेरे जीते जी तुम मेरे बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचा पाओगी। मारिया पास में पड़ा हुआ एक बड़ा सा पत्थर लेकर मैरी की ओर झपटती है, लेकिन गलती से वो पत्थर पास में बेहोश पड़ी हुई उसकी बच्ची ईशा के सर से जा टकराता है, जिससे उसकी बच्ची खून से लथपथ होकर नीचे गिर पड़ती है। अरे बेवकूफ लड़की, ये क्या किया तुमने? मैं जो कुछ भी कर रही थी ना, तेरी बच्ची की भलाई के लिए कर रही थी। ये सब जो तुमने अभी देखा वो मैं ईशा की रक्षा के लिए एक कवच तैयार करने की कोशिश कर रही थी ताकि तुम दोनों हमेशा सुरक्षित रहो। लेकिन तूने मेरी साधना पूरी नहीं होने दी। मैंने मना किया था ना तुम्हें यहाँ रुकने से, कहा था ना चली जाओ यहाँ से, लेकिन कोई मेरी बात नहीं सुनता। तू भी मर जाएगी, कोई नहीं बचेगा। झूठ बोलती हो तुम, बिल्कुल झूठ।
अब तो मुझे यकीन हो गया है तुमने ही पापा को मारकर कहीं गायब कर दिया है, और आज तुम यहाँ पर मेरी बच्ची की बलि ही देने वाली थी। मैंने खुद वहाँ पर चाकू रखा देखा था। इससे पहले कि तुम मुझे भी मार दो, मैं ही तेरी जान ले लूंगी। उसी रात मारिया अपनी माँ के कमरे में पहुंचती है तो देखती है उसकी माँ चादर ओढ़कर सुकून से अपने कमरे में सो रही थी। मारिया के हाथ में एक बड़ा सा चाकू था। उसने आओ देखा ना ताओ एक के बाद एक उस चाकू से अपनी माँ के ऊपर कई वार करती है। तभी मारिया को अपने पीछे किसी की डरावनी हंसी की आवाज सुनाई देती है। मारिया घबरा कर पीछे मुड़ती है तो देखती है उसकी माँ पीछे खड़ी हुई शैतानों की तरह जोर जोर से हंस रही है। मैरी इस समय वाकई किसी शैतान से कम नहीं लग रही थी। उसकी आंखें बिल्कुल काली थी, जैसे कि आंखों में पुतलियां ही ना हो, और चेहरा बिल्कुल सफेद नजर आ रहा था। अपनी माँ को ऐसे डरावने अंदाज में सामने खड़ा देख मारिया को इतना समझ में आ गया था कि वो उसकी माँ नहीं बल्कि माँ के रूप में जरूर कोई और ही है। मारिया चाकू लेकर अपनी माँ के ऊपर टूट पड़ती है, लेकिन मैरी एक ही झटके में उसके हाथ से चाकू छीनकर उसे धकेल कर दूर कर देती है। अगले कुछ पलों में मारिया अपने होश खो चुकी थी। मैरी मारिया को बेहोशी की हालत में ले जाकर बेसमेंट के एक कमरे में बंद कर देती है। ओह माय गॉड, इतना सब कुछ हो चुका है इस हवेली में। इसका मतलब वो जो बच्ची मुझे दिखाई दी थी वो मारिया की बच्ची थी। मुझे पूरा यकीन था इस हवेली में जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे उस बूढ़ी औरत मैरी का ही हाथ है। इसलिए गायब हो रहे लोगों के बारे में जानने के लिए ही मैं इस हवेली में घुसा था। हवेली के अंदर आने के बाद मुझे पहली रात ही समझ में आ गया था कि वो बूढ़ी सामान्य नहीं है। इसलिए इस भूल भुलैया जैसी हवेली में छिपने के लिए मैं कोई सुरक्षित जगह ढूंढने लगा जहां वो बुढ़िया मुझे ना ढूंढ सके। तभी मैं एक ऐसे कमरे में पहुंचा जहां पर पूरी दीवारों पर खून से कुछ लिखा गया था। शायद ये वही कमरा था जहां इस बूढ़ी ने अपनी बेटी को ले जाकर कैद किया था। मैंने खून से सनी दीवार पर लिखावट पढ़ने की कोशिश की तो मानो मेरे पांव के नीचे से जमीन खिसक गई। मैं इतने सालों तक माँ से दूर रही, इतने सालों तक उन्होंने कभी मुझसे कोई कनेक्ट नहीं रखा। मैं दुखी थी, लेकिन फिर एक दिन मेरा दिल पसीज गया और मैं अपनी बेटी को लेकर उनसे मिलने यहाँ आ गई। इस घर में आखिर चल क्या रहा है अभी तक मुझे समझ में नहीं आ रहा था। आखिर माँ अपनी ही बेटी को क्यों मारना चाहती थी? मुझे कमरे में बंद करने के बाद वो मेरी घायल बेटी को उठाकर लाई और मेरे कमरे में पटक गई। उसकी सांसें टूट रही थी और मैं उसे देखकर अपने घुटनों में सर घुसाए अपनी किस्मत पर आंसू बहा रही थी। जानना चाहती है ना तेरे बाप को किसने मारा? माँ की डरावनी आवाज सुनकर मैंने उनकी तरफ देखा। वो बिल्कुल अलग नजर आ रही थी। मेरे उनकी ओर देखते ही कट कट की आवाज के साथ उनकी गर्दन दाएं से बाएं घूमने लगी और फिर एक झटके में वो गर्दन लंबी होकर ठीक मेरे सामने आ गई। कल अमावस्या का दिन है। कल ही मैं तुझे और तेरी बेटी को भी खत्म कर दूंगा। और तेरी माँ, इसे मैंने समझाया था, कोई होशियारी नहीं, तेरी बच्ची को बचाने चली थी। अब ये मेरी गुलाम है। अभी तक तो ये शिकार मुझे ला कर देती थी, लेकिन अब मैं इसके शरीर में रहकर इससे ही शिकार करवाऊंगा। देखते ही देखते माँ के हाथ के नाखून किसी जंगली जानवर की तरह बड़े हो गए और उन्होंने अपने ही हाथों से अपने सीने में नाखून घोंपकर अपना दिल खींचकर बाहर निकाल लिया। माँ की दिल की दहला देने वाली चीख सुनकर मेरे होश लगभग गुम हो गए। अपनी धुंधलाती नजर से मैंने देखा वो खून से लथपथ लंगड़ाते हुए कमरे से बाहर जा रही थी। मुझे समझ में आ गया था कि वाकई ये घर शापित जगह पर बना था जहाँ किसी नरभक्षी आत्मा का वास था। उसी आत्मा ने माँ के शरीर पर कब्जा कर लिया है। वो कॉन्ट्रैक्टर पापा से ठीक ही कह रहा था कि हम इस मनहूस जमीन पर अपना घर ना बनवाएं। लेकिन पापा एक बहुत बड़े क्रिमिनल थे। उनके पास पैसा तो बहुत था, लेकिन पुलिस से बचने के लिए वो ऐसी सुनसान जगह रहने के लिए मजबूर थे। मेरी बच्ची ने तो कुछ घंटों के बाद ही दम तोड़ दिया था।
लेकिन मेरी मौत में अभी 2 दिन का वक्त था। माँ के भीतर जो भी था वो शायद मुझे कोई बहुत भयानक मौत देने वाला था। इसके आगे क्या हुआ मैं नहीं जानता। शायद उस अमावस्या की रात मारिया को तड़पा तड़पा कर मार दिया गया होगा। मारिया की मौत के बाद जो भी इस हवेली में आया वो उसका शिकार बन गया। इस हवेली में मुझे फंसे हुए 10 दिन से ज्यादा बीत गए हैं। भूख प्यास से मेरी हालत ऐसी हो गई है कि अब तो खड़े होने जितनी भी ताकत नहीं बची है। मेरे सामने दोनों तरफ मौत खड़ी है। अगर बाहर निकलूंगा तो वो बुढ़िया मार डालेगी और अगर अंदर रहा तो भूख प्यास से मारा जाऊंगा। तो क्या मेरे मॉम डैड भी? नो, नहीं, मॉम डैड आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। तो क्या यहाँ से निकलने का कोई तरीका नहीं? क्या मैं भी? नहीं। नताशा अभी सोच ही रही थी कि तभी उसका दरवाजा खुलता है और वो बूढ़ी औरत छड़ी टिकाती कमरे के अंदर आ जाती है। घबराओ नहीं, बाकी लोगों की तरह तुम भी हमेशा के लिए इसी घर में रह सकती हो। आज अमावस्या है, उसे भूख लगी है, देर मत करो। ये देखो, मैंने ये गुड़िया भी तैयार कर ली है। अब तुम हमेशा के लिए इसके अंदर रहोगी। बंद करो तुम अपनी बकवास। मुझे अपने मॉम डैड से मिलना है। उनको यहाँ से लिए बिना मैं कहीं नहीं जाने वाली। मैं भी तो तुम्हें उनसे मिलवाने ही ले जा रही हूँ। चलो चलो मेरे साथ। नताशा उस कमरे से निकलकर तेजी से भागने लगती है और घर के दरवाजे से कुछ कदम बाहर निकलती है। तभी एक रस्सी आकर उसके पैरों को जकड़ लेती है और उसे वापस घर के अंदर घसीट लेती है। नताशा के घर के अंदर आते ही घर का दरवाजा एक बार फिर से बंद हो जाता है और उसके सामने बुढ़िया छोटी बच्ची मारिया सभी लोग एक साथ खड़े हुए नजर आने लगते हैं। इतनी सारी आत्माओं को एक साथ अपने सामने खड़ा देखकर नताशा की डर के मारे हालत खराब हो रही थी। वो सब धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए नताशा की ओर बढ़ रहे थे और नताशा दरवाजे को जोर जोर से पीट रही थी। कोई है? कोई खोलो दरवाजा, खोलो इसे, प्लीज खोलो। तभी नताशा को एक बार फिर से अपने आसपास उस मधुमक्खी की गुनगुनाहट सुनाई देने लगती है। अचानक दरवाजा खुल जाता है और नताशा दौड़कर वहां से बाहर निकल जाती है। नताशा को वहां से बाहर निकलते देख बुढ़िया गुस्से में जोर जोर से चिल्लाने लगती है और नताशा को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन उससे पहले ही दरवाजा बंद हो जाता है। नताशा शायद पहली इंसान थी जो उस हवेली से जिंदा वापस बाहर निकली थी। कुछ दिन बाद, समीर यार, तेरी खटारा गाड़ी में तो आना ही नहीं चाहिए था। आधी रात को सुनसान जंगल के बीचों बीच खराब हो गई है। अब भाई मुझे तो लग रहा है आज जंगली जानवरों का डिनर बनना पड़ेगा अपने को। क्यों ड्रामा कर रहा है? देख, उधर एक बंगला दिखाई दे रहा है, उधर मदद मांगते हैं, कल सुबह निकल जाएंगे। दरवाजे तक पहुंचकर भाई, इतनी रात को घंटी बजाना सही रहेगा क्या? उनके घंटी बजाने से पहले ही दरवाजा खुल जाता है और एक बूढ़ी की आवाज उनके कानों में पड़ती है। स्वागत है मेरे बच्चों, अंदर आओ, आओ आओ। भाई, अंदर तो घुप अंधेरा है, सामने कोई दिखाई भी नहीं दे रहा और हमारे घंटी बजाने से पहले दरवाजा कैसे खुला? निकल ले बेटा, यहाँ कुछ गड़बड़ सी लग रही है मुझे। मानव और समीर उल्टे पैर दरवाजे से ही दौड़ लगा देते हैं, लेकिन 2 हाथ आकर उनके पैरों को पकड़कर उन्हें अंदर घसीट लेते हैं और दरवाजा एक बार फिर से हमेशा के लिए बंद हो जाता है। ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमें सब्सक्राइब करें, हमारा इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज जरूर फॉलो करें। और हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब करना भूलना मत।